दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज ऑरवेल का एक ऐसे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शूटिंग एन एलिफेंट। इस वीडियो में मैं इस ऐसे की समरी नहीं बताऊंगा दोस्तों, समरी की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहां पर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इस ऐसे को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, मतलब किस तरह से इस ऐसे के अंदर कॉलोनियलिज्म की बात की गई है और काफ़ी सारे थीम्स जो है, सिंबल जो है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। जॉर्ज ऑरवेल का ये जो ऐसे है शूटिंग एन एलिफेंट, ये एक ऐसे था, किस्सा था, या जो कुछ भी आप इसको बोल लो, ये काफ़ी गहराई वाली बात करता है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ना चाहो, समझना चाहो, तो आप फील करोगे कि जॉर्ज ऑरवेल पॉलिटिक्स पर लिखना कितना पसंद करते थे। इनके एसेज को पढ़कर किसी को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि इनके अंदर ये नेशनलिज्म वाली भावना इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये मेरा देश करते फिरें। ना ही इनको रुडयार्ड किपलिंग की तरह खुद के गोरे अंग्रेज़ होने पर घमंड था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उनके साथ बचपन से ही बुरा बर्ताव किया जा रहा था, बुरा व्यवहार किया जा रहा था। स्कूल ले लो, नौकरी ले लो, या फिर उस समाज के अंदर जहाँ ये रहते थे इंग्लैंड में। उनके एक ऐसे माय कंट्री राइट और लेफ्ट में आपको साफ देखने को मिलेगा कि ये देश से प्यार तो करते थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इसके अंदर इन्होंने बताया है, इनकी लाइफ भी अगर आप पढ़ोगे तो कितना बुरा व्यवहार किया गया। आप ये मत समझना अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये अपने देश से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि अगर इनको अपने देश से प्यार नहीं होता तो ये अपनी इच्छा से बर्मा में सिविल सर्वेंट की जॉब करने नहीं आते। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उनका नेशनलिज्म उनके सिर चढ़कर नहीं बोलता था। वो अच्छे से इस बात को जानते थे कि इंग्लिश सोसाइटी में गहरा नुकसान पहुंचाने वाली सोशल प्रॉब्लम्स हैं। उनका ये जो इंग्लैंड है ना, उनका जो इंग्लैंड है, मैं जॉर्ज ऑरवेल के इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, रोमांटिक नहीं है जैसा बाकी राइटर्स दिखाते थे ना, हमारा इंग्लैंड रोमांटिक। उनका इंग्लैंड एक ऐसा इंग्लैंड है जो अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ में भेदभाव करता है और दूसरों के घरों में जाकर एक क्रूअल बिहेव करता है, उनके साथ में बर्बर सलूक करता है। वो अपने एसेज के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ अपनी लैंग्वेज को, अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक और उनकी चिंता है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स को लेकर एक बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न पॉलिटिक्स सच्चाई को बड़ा तोड़ मरोड़ के जनता को प्रस्तुत करती है। जब दो साइड्स की लड़ाई होती है ना, तो एक साइड बोलता है कि दूसरा साइड हम पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन अपने अत्याचार को वो नज़रअंदाज कर देता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आधी सच्चाई छुपाई जाती है लोगों से, जिससे लोगों को भड़काया जाता है। लोग उस समय, जॉर्ज ऑरवेल के समय, सच जानना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था कि कला का उपयोग बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा था पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि राइटर्स और उन राइटर्स के जो क्लब्स बने हुए थे, खुद को इन पॉलिटिकल लोगों की नारेबाजियों के हवाले कर रहे थे। वो बोलते हैं कि एक अच्छे राइटर पर कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस ऐसे की बात बताता हूँ मैं आपको, किस तरह से ऐसे हमारी बातों से रिलेटेड है। ये ऐसे है शूटिंग एन एलिफेंट, हाथी को मारना। जो चुपचाप घास खा रहा था, गलत था। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल मानते हैं कि गलत था, मैंने एक हाथी को मारा, वो सही नहीं था। क्योंकि इस बात को तो वो खुद भी मानते हैं कि हाथी ने अगर भागकर हल्ला मचाया ना, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप उसे मार दोगे, बल्कि सोचो हाथी ने इतनी तोड़ा फोड़ी, इतना हल्ला मचाया किस लिए? इसलिए क्योंकि जीवन भर उसे कैद में रखा गया, उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। ऑरवेल बताते हैं कि पाले हुए हाथियों को हमेशा जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। इसी तरह जब वो आज़ाद हो जाते हैं तो इस तरह का हल्ला मचाना लाजमी है। ध्यान देना, जॉर्ज ऑरवेल क्या बोलते हैं कि अगर हाथी ने इतना वायलेंट बिहेव कर दिया तो इसमें गलत क्या है? उसे ज़िंदगी भर जंजीरों में बांध कर रखा गया। तुम यानी अंग्रेज़ कॉलोनाइज्ड कंट्री के लोगों को इस तरह से कभी बांध कर रखते हो, अगर वो वायलेंट बिहेवियर तुम्हारे साथ में कर देते हैं कभी भी, मतलब कभी भी, तो आप इसमें ये समझिए कि आपने भी तो उन लोगों को हाथी की तरह बांध कर रखा है। इसके साथ ये बात भी वो मानते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि हाथी को मारकर मैं गलत कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे मार दिया क्योंकि कॉलोनियलिज्म ने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। तो इस ऐसे के अंदर एक और चीज़ दिखाई गई है, वो है पावर, कि चंद थोड़े से यूरोपियन लोग आकर इतनी बड़ी जनता को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पावर है, तुम्हारे पास में पावर नहीं है।
ऑरवेल अकेला एक हाथी को मारकर इस बात को प्रूव कर देता है कि एक अकेला अंग्रेज जब इतने बड़े हाथी को मार सकता है तो तुम क्या चीज़ हो हजारों अंग्रेज़ों के सामने। ये शक्ति जो है, ये पावर जो है, लोकल लोगों को दिखाई देती रहनी चाहिए कि एक एक अंग्रेज़ लाखों के बराबर है। लाखों की आबादी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह का मुखौटा पहनकर रखना पड़ता है इनको। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये जो लोकल लोग हैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि एक अंग्रेज़ जब इतना बड़ा हाथी मार सकता है तो लाखों अंग्रेज़ तुम बर्मीज़ का क्या हाल करेंगे। और इज्जत की बात भी थी कि बर्मीज़ लोग पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे जॉर्ज ऑरवेल की। शर्म की बात होगी अगर इनके सामने मैं पीछे हट गया तो इस हाथी को मारने से। तो जॉर्ज ऑरवेल की शर्म उनकी प्रिंसिपल्स के आड़े आ गई जब वो हाथी को मार रहे थे। वो चाहते तो उस निर्दोष हाथी को बख्श देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें बर्मीज़ के आगे, बर्माई लोगों के आगे बेवकूफ़ नहीं लगना था। और लोगों के सामने जब वो हाथी को मार रहे थे तो वो किसी पीस मेकर का काम नहीं कर रहे थे, जो इंसान शांति कायम करने की कोशिश कर रहा हो, नहीं, बल्कि तमाशा कर रहे थे, जिस तमाशे का लोग मज़ा ले रहे थे। यहाँ पर दोस्तों ये जो हाथी है एक सिंबल की तरह यूज़ हुआ है इस ऐसे में। ये हाथी बर्मा की आबादी को सिंबलाइज करता है, बर्मा के लोगों को, जो शांत जानवर की तरह हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक आप उन्हें छेड़ोगे नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया। ये चीज़ ये दिखाती है कि अंग्रेज़ भी इतना बुरा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनसे प्यार से बात करेंगे तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाने पर उतर आएंगे, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सब इस ऐसे के अंदर बताया गया है दोस्तों। ये कुछ हिडन डिटेल्स थी, कॉन्टेक्स्ट था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही।